नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज हम स्वतंत्रता के 77वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहूंगा और साथ ही तमाम देशभक्तों, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों, अमर शहीदों, जिनके अथक तपस्या से यह आज़ादी का जश्न मनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो उन तमाम देशभक्तों को, स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों को मैं हृदय से शत शत नमन करना चाहूँगा और उन्हें इस शुभ अवसर पर सैल्यूट करना चाहूँगा। तो तमाम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों, नायकों, स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों, वीर सपूतों को मेरे तरफ से, इस रियल नॉलेज चैनल की तरफ से सशक्त नमन। और आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपना कुछ उद्बोधन लेकर के प्रस्तुत हूं। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। महान दार्शनिक रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जन्म के उपरांत वह परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। और महान देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो रूसो के कथन पर थोड़ा विचार करते हैं कि रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, बाद में वह परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। स्वतंत्रता का मतलब है मानसिक गुलामी से मुक्ति। मानसिक गुलामी क्या है? कुछ अनुचित मंतव्य, अनुचित अवधारणाएं, अयुक्ति युक्त रूढ़िवादी परंपराएं जो हमारे मन पर छाया हुआ है, जिसके अधीन मन, विशुद्ध मन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बच पा रहा, यही हमारी मानसिक गुलामी है। और कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गुलाम नहीं बना सकता। हम किसी की गुलामी स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टिकोण, हमारी नजरिया, हमारा सोच, हमारे विचारधाराएं गुलाम रहने के लिए ही हमारी संस्कार और शिक्षा दिया गया है। हम स्वतंत्र रहने के लायक नहीं बने हैं। हमारी वातावरण, माहौल, परिवेश इस तरह से रहा कि हम स्वतंत्र न रह के गुलाम बन गए। बात को मैं बहुत संक्षिप्त में यहां रखना चाहूंगा। भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। भारत में भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और हमें भारत के अंग्रेजों के शासन से हमें मुक्ति मिली 15 अगस्त को, और जिसके उपलक्ष्य में यह हम जश्न आज मना रहे हैं। हमें आज़ादी
अंग्रेजों से नहीं चाहिए था। किसने कह दिया कि आजादी अंग्रेजों से चाहिए था? हमें आजादी अंग्रेजियत से चाहिए था, अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजियत से, जो आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत देश आजाद हो गया है। वाकई में आज भी हम गुलामी का दंश झेल रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा ऊपर को किसी ऐसे व्यक्ति का शासन है जो तानाशाह जैसा रवैया अपनाते हैं। यहाँ कोई गलत अर्थ नहीं लगाने की जरूरत है, बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो हमें आजादी अंग्रेजों से नहीं चाहिए था, अंग्रेजियत से चाहिए था। अंग्रेज मानिंद आज के बहुत सारे नौकरशाह व्यवहार करते हैं, उनका भी रवैया लगभग अंग्रेज मानिंद ही होता है। और आज भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हमारा देश में व्याप्त है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बहुत सारे लोगों को कहते सुनते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को भरपूर आर्थिक दोहन किया, अर्थात खूब लूटा। और कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहते हुए सुना जाता है कि अंग्रेज उत्पीड़क शोषक प्रजाति है और उन्होंने भारतवासियों को उत्पीड़ित किया, शोषण किया, अत्याचार किया, जुर्म ढाया। ये जालिम लोग थे। तो चलिए मैं भी अपनी कुछ राय यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। अंग्रेज माना कि बुरे थे, लेकिन कुछ भारतीय उनसे भी ज्यादा बुरे थे और आज भी हैं। और अच्छा और बुरा ये दोनों शब्द एक तुलनात्मक शब्द है। जब हम किसी को अच्छा कहते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि हम उसकी तुलना किसी औरों से कर रहे हैं। और जब भी हम किसी को बुरा कहते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि हम उसकी तुलना किसी और से कर रहे हैं। अगर पूरे दुनिया को राष्ट्र माना जाए, पूरे विश्व, अगर पूरे दुनिया को अनेक सीमाओं में अगर खंडित नहीं किया जाए, बांटा नहीं जाए और अनेक सीमाओं में बांट करके अलग अलग देश का नाम नहीं दिया जाए और पूरे विश्व को एक राष्ट्र माना जाए और उस राष्ट्र का नाम यदि भारत रखा जाए, तो आप यह कतई नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार किया। आप यह कहेंगे कि भारतीयों ने ही भारत को लूटा और भारतीयों ने ही भारत पर जुर्म, अत्याचार किया, शोषण किया, उत्पीड़ित किया। किसी देश के सीमा से बियॉन्ड रहने वाले कोई व्यक्ति, किसी देश के सीमा से परे किसी दूसरे देश में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति, इस बात के जन्मा हुआ व्यक्ति को हम इस आधार पर बुरा नहीं कह सकते कि वे हमारा देश का नागरिक नहीं था। यदि हमारा देश का नागरिक है तो अच्छा है, अगर हमारे देश की सीमा से बियॉन्ड किसी देश में पैदा हुआ है तो बुरा है। यदि हम ऐसा कहते हैं तो यह हमारी मानसिक निकृष्टता, हमारी मानसिक गलत अवधारणा का द्योतक है। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेज, तमाम अंग्रेज सत्य हरिश्चंद्र के औलाद थे, गलत मतलब नहीं निकालिएगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि हर भारतवासी सत्य हरिश्चंद्र के औलाद है।
जरा बात को समझिए। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हम भारत के परिदृश्य पर नजर डालें, हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने का कोशिश करें, हम दुनिया के प्राचीन इतिहास को पढ़ें। प्राचीन इतिहास हमें यह बताता है कि प्राचीन काल में किसी देश में, हमारा देश में, छोड़िए दुनिया की बात मैं नहीं करूंगा, अनेक देशी देशी रियासत हुआ करता था और अनेक देशी राज्य थे जो परस्पर अपना राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ा करते थे और अपना राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्य पर हमला करके उससे उसका अधिकार, उसका राज्य सत्ता से उसको सत्ता च्युत करके उसके राज्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित करते थे, राज छीन लिया करते थे। यह हमारा प्राचीन भारत के इतिहास बताता है। और एक देश दूसरे देश पर उसी भांति आक्रमण करके अपना साम्राज्य विस्तार करता था। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की स्थिति पर भारत के परिदृश्य पर नजर डालें। भारत में जमींदारी प्रथा थी और भूमि का अधिकांश हिस्सा कुछ चंद लोगों के पास ही केंद्रित था। धीरे धीरे यही जमींदारी प्रथा ने, जमींदारी युग ने पूंजीवाद का रूप ले लिया, उद्योग धंधा, उद्योगपतियों का रूप ले लिया और फिर कुछ चाटुकार लोग जो राज दरबार में चाटुकार करके अपना कुछ पूंजी बनाए थे, खड़ा किए थे, उन चाटुकारों का ही पास दौलत हुआ करता था। बाकी अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार, भूखा हुआ करता था। भूमि के अधिकांश हिस्सा कुछ चंद लोगों के पास ही केंद्रित था और बाकी अधिकांश जनसंख्या भूमिहीन था। क्या यह सत्य नहीं है? मैं ज्यादा विस्तार से बात को नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में कुछ बातें मैं आप सबको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राज दरबार में चाटुकार लोग को उच्च पद मिलता था और चापलूस लोग को कुछ सत्ता का, कुछ प्रशासन के कुछ उच्च पद प्राप्त हो जाता था और वो फिर बाल बटोरते थे। उस युग में भी रिश्वतखोरी, घूसखोरी चरम सीमा पर था। राज दरबार के किसी महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए घूस और यादी देने का भी प्रचलन था। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत के परिदृश्य पर नजर डालें। चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, योग्यतम व्यक्ति ही राजा बनने का पात्र होता है। फिटेस्ट इज सर्वाइवल। और कोई राजा बिना जन्म समर्थन के राज नहीं कर सकता है, जनता का समर्थन अनिवार्य है। तो जो शक्तिशाली है वही राजा होने योग्य है और शक्तिशाली वही है जो सद्गुणी है। जो सद्गुणी है वही शक्तिशाली है। तो साम्राज्य विस्तार के लिए तमाम देश और देश के भीतर देशी राज्य आपस में लड़ा करते थे। यह सच्चाई है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो इस बात से मुंह नहीं बोला जा सकता है कि भारतीयों के समर्थन के बिना राज किया। भारतीयों ने जितना भारत को लूटा, भारतीयों ने भारतवासियों को जितना उत्पीड़न किया है, शायद अंग्रेज भी नहीं किया होगा। आज भी सरकारी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है। आईएएस, आईपीएस लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।
राज्य के आले दर्जे के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल थे। तो भारत को जितना भारतीयों ने लूटा, आज एक अदना सा कर्मचारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो जितना भारत को भारतीयों ने लूटा, अंग्रेजों ने नहीं लूटा। और भारतवासियों ने जितना भारत पर उत्पीड़न किया है, अंग्रेजों ने नहीं किया। बात को समझिए, उतावला मत होइए। सुन करके थोड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। भारत की यह तासीर रही है, भारतीय जनमानस की यह विशेषता रही है, हमारी यह संस्कृति बताता है कि हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया था रावण को, सहिष्णुता का परिचय दिया, बहुत धीर और गंभीर थे, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बची तब युद्ध हुआ। समुद्र लांघते समय समुद्र को बहुत विनती की गई, लेकिन जब जो रास्ता नहीं बचा तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठाया था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गाली देने का छूट दिया था, और जब 100वां गाली पार कर गया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। दुर्योधन को बहुत समझाया गया, लेकिन जब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर महाभारत के युद्ध हुआ। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत या परंपरा रही है कि हम सहिष्णु हैं, लेकिन एक सीमा तक ही सहिष्णु हैं, उससे ज्यादा नहीं। जब जब देसी रियासत मनमानी कर रहे और भोग विलास में लिप्त होते थे और मनमानी करते थे, स्वतंत्र निरंकुश हुआ करते थे, भारतीय जनमानस की कोई ध्यान नहीं रखते थे, तो भारत के जनमानस भी अंग्रेजों के साथ युद्ध में भारतीय देशी रियासतों को साथ नहीं दिया। इसलिए अंग्रेजों ने भारत के देशी राजाओं को हरा करके भारत पर शासन किया था। खुद बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला को उसका सेनापति मिर्जाफर ने साथ नहीं दिया था। अब जरा सुनिए, बिना जन समर्थन के कोई शासन कर सकता है क्या? चलिए मैं बात को थोड़ा और विस्तार से बताने का कोशिश करता हूं। तो भारत के या सांस्कृतिक हमारी विशेषता रही है कि हम सहिष्णु हैं, लेकिन एक सीमा तक। अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित किया क्योंकि वह भारतीय राजाओं के तुलना में ज़्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली था, और भारतीय राजाओं को जन समर्थन प्राप्त नहीं था। इसलिए 200 वर्षों तक शासन चला। छोटे मोटे जो छिटपुट आंदोलन हुए वे राजाओं के द्वारा चलाए गए, लेकिन अपार जन समर्थन नहीं मिला था, नहीं तो भारत से अंग्रेज कभी खाली करके चला जाता, 200 वर्षों तक शासन नहीं करता। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता और अनेक भारतीय देशभक्तों को जब अंग्रेजों ने लाठियों से गोलियों से नहीं भुना होता और लाला लाजपत राय को लाठी से नहीं मारा गया होता, और आप पटना में 7 शहीदों का स्मारक देखे होंगे, उनको गोलियों से नहीं भुना गया होता, तो अंग्रेज 200 से कुछ और ज्यादा दिन तक भारत पर शासन करते। 200 वर्षों से कुछ ज्यादा दिन तक शासन करते। अनेकों ऐसे वीर सपूत हुए भारत में जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं अंकित नहीं है। उन्होंने अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया, जान की आहुति दी, अनेक सेनाएं मारे गए। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अनेक सभा संगठन पर गोलियां चला दी जाती थी। जब अंग्रेजों ने ज्यादती करना शुरू कर दिया तो भारतीय जनमानस की यह विशेषता रही है कि यह सहिष्णु है, लेकिन एक सीमा के बाद सहिष्णु नहीं होता। तब भारत जनमानस ने अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय देशभक्तों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत की बिगुल फूंक करके भारत को अपने सर्वस्व न्यौछावर करके भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाया, आजादी दिलाया।
लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि अंग्रेज बुरा ही थे, मानते हैं, लेकिन भारतीय आज भी और अंग्रेजों से आगमन से कल भी और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी बहुसंख्यक भारतीय अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा था। और आज भी जितना भारतवासियों ने भारत को लूटा है, अंग्रेजों ने नहीं लूटा है। आज घूसखोरी, सेकंड दर्जे के अधिकारी भी घूस लेता है खुलेआम। तो आज हमारा देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि आज मोरल डेवलपमेंट की जरूरत है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट से ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बल देना चाहिए। भारत का नैतिक विकास हो, मोरल वैल्यू ऊंचा हो, और जब मोरल वैल्यू ऊंचा होगा तो देश का चहुमुखी विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। तो इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो स्वतंत्रता के इस अवसर पर बात बहुत लंबा होने की उम्मीद हो जाएगा, लेकिन मैं बात को अब ज़्यादा नहीं रखना चाहूँगा कि हम मानसिक दासता से मुक्त हों, हम अपना कैरेक्टर डेवलप करें और भारत के चहुमुखी विकास के लिए हम चरित्र निर्माण पर बल दें, मोरल वैल्यू को ऊंचा उठाएं तो ज़्यादा श्रेयकर होगा। और हम इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब ज़्यादा कुछ कहने में असमर्थ हैं, समय बहुत हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा समस्त देशवासियों से कि इस शुभ अवसर पर सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और स्वतंत्रता संग्राम के तमाम रणबांकुरों को, देशभक्तों को, अमर शहीदों को मैं इस शुभ अवसर पर हृदय से सत सत नमन करना चाहूँगा। तो तमाम देशभक्तों को सत सत नमन। और अंत में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।